नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। चढ़ावा चोरी मामले में रिमांड मंजूर, अविनाश शुक्ला को 24 घंटे की कस्टडी। मामले में फिर अयोध्या पहुंची एसआईटी की टीम। बंद कमरे में अनिल मिश्रा से पूछताछ और अब गोपाल राव से भी पूछताछ कर रही है टीम। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआईटी ने अनिल मिश्रा से पूछताछ की। राम मंदिर परिसर में पूछताछ कर रही है टीम। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बंद कमरे में अनिल मिश्रा से पूछताछ की गई है। एसआईटी ने अनिल मिश्रा से पूछताछ की है। राम मंदिर परिसर में पूछताछ लगातार जारी है। तो चढ़ावा चोरी मामले में रिमांड मंजूर हो गया है। अविनाश शुक्ला को 24 घंटे की कस्टडी दी गई है। तो मामले में फिर से अयोध्या पहुंची हुई है टीम। बंद कमरे में अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चढ़ावा चोरी मामले में रिमांड मंजूर हो गई है। अविनाश शुक्ला को 24 घंटे की कस्टडी। एसआईटी ने अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की। मामले में फिर अयोध्या पहुंची है एसआईटी की टीम। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी और हेराफेरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला को अयोध्या की अदालत ने 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और इससे पहले पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की अनुमति दी। अविनाश शुक्ला इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है। पुलिस पर इस रिमांड के दौरान तमाम बातों को लेकर पूछताछ करेगी, जहां इतनी बड़ी रकम कैसे चुराई गई और क्या उसने सीसीटीवी की गतिविधियों का फायदा उठाया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए, पहले 48 घंटे का रिमांड मांग गया, लेकिन अब 24 घंटे के रिमांड पर भेज दिया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो कोतवाल हैं उन्होंने भी जो है 48 घंटे का जो है रिमांड मांगा था, लेकिन न्यायालय ने जो है 24 घंटे का रिमांड दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि 24 घंटे का भी समय जो है काफी सफिशिएंट है, क्योंकि इससे पहले जब अरेस्टिंग हुई थी 8 लोगों की, उस दौरान भी जो है पुलिस ने काफी ज्यादा उनसे पूछताछ की थी और उसी पूछताछ के आधार पर जो है चंपत राय से पूछताछ हुई थी। इसके बाद जो है अनिल मिश्रा और गोपाल मिश्रा को नोटिस भी जारी किया गया था। तो अब जिस तरह से जो है अनिल मिश्रा से भी जो है पूछताछ हुई है, और ये माना जा रहा है कि पूछताछ में भी जो है काफी सुराग जो है एसआईटी और इसके अलावा जो है स्थानीय जो पुलिस है उनको मिला है, और एसआईटी जो है इसको अपनी जांच में शामिल करेगा। और जिस तरह से अविनाश की जिस दौरान गिरफ्तारी हुई थी, उनकी निशानदेही पर 20 लाख रुपए जो है उनके पास से बरामद हुए थे, यानी कि जो 8 आरोपी थे उनके पास से जो है करीब 80 लाख रुपए बरामद हुआ था। अब सबसे बड़ी चीज ये भी है कि ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से चंपत राय और अनिल राय ने जो है ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि 6 जुलाई को ट्रस्ट की एक बैठक होने वाली है। अब इस बैठक में देखना होगा कि क्या इन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा मंजूर होता है या क्या है, क्योंकि ये नियम है कि ट्रस्ट में अगर कोई इस्तीफा देता है तो 2/3 मतलब जो वोटिंग है वो उस पक्ष में होना चाहिए। अगर 2/3 वोटिंग उनके पक्ष में होता है तो उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि वो ट्रस्ट के जो है आजीवन सदस्य रहेंगे, ऐसा नियम है। और आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है ट्रस्ट में 14 सदस्य होते थे, लेकिन जिनमें से कि 2 सदस्य पहले जो है इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि अब ट्रस्ट में 12 लोग बचे हैं। अब उनमें से 2/3 लोगों को ये वोटिंग होगी कि क्या जो है चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया है उसको मंजूर किया जाए या फिर नहीं। बिल्कुल, देखिए, 24 घंटे के लिए रिमांड पर लिया गया। क्या लगता है संजीव, क्या क्या सवाल किया जा सकता है, किन किन पहलुओं पर बात हो सकती है? है कि जो 24 घंटे का रिमांड दिया गया है उसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे, क्योंकि जिस तरह से जब चंपत राय और अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई तो चंपत राय से जो पूछताछ हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि उनको ये नहीं पता था कि टिन्नी यादव जो है ऐसे करेंगे। और जबकि अगर अविनाश की बात की जाए तो अविनाश अगर इससे पहले इनका इतिहास देखा जाए तो ये पानी की जो बोतलें होती है वो बेचते थे। अब सवाल ये उठता है कि किसके कहने पर इनको ट्रस्ट में यानी कि गणना कर्मियों में शामिल किया गया। इन लोगों ने जो है इनको शामिल किया था, और इससे पहले भी जो है कई बार जो है
इन लोगों के लिखित भी शिकायत की गई थी, तो क्यों नहीं ट्रस्ट ने कार्रवाई की, क्या किसकी शौक है जो है ये सभी जो 8 आरोपी हैं वो रखे गए थे। इसके अलावा ये कितने दिनों से जो है ये जो दान दिया जा रहा था श्रद्धालुओं की ओर से, उसमें कितने दिनों से गबन किया जा रहा है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अब पिछले 5 साल का ही जो है ऑडिट किया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो 5 साल का जब ऑडिट किया जाएगा तो उसमें पानी में दूध का दूध और पानी का पानी अलग किया जा सकता है। और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि जब इससे पहले इतनी शिकायत हुई तो क्यों नहीं अभी तक ट्रस्ट की ओर से कार्रवाई की गई। तो कई ऐसे क्वेश्चन है जिसको लेकर जो है SIT भी उनसे पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा जो राम मंदिर ट्रस्ट कोतवाली है और वहाँ के जो पुलिसकर्मी है वो और साथ ही जो CO इस पूरे मामले की विवेचना कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी पूछताछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच अब एक नए और बड़े मोड़ पर पहुंच गई है। पहले जहां जांच का फोकस केवल दान और चढ़ावे के मामलों तक सीमित था, वहीं अब जांच एजेंसियों ने कर्मचारियों की नियुक्तियों को भी अपने दायरे में शामिल कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 125 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में कथित पैसों के लेन देन की आशंका के बाद अब पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अब तक जांच का फोकस दान और चढ़ावे से जुड़े मामलों पर था, लेकिन अब जांच एजेंसियों ने मंदिर में हुई कर्मचारियों की नियुक्तियों को भी अपने दायरे में शामिल कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 125 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर पैसों के लेन देन की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और वित्तीय लेन देन की गहन पड़ताल कर रही है। जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई अहम दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले। इनमें नियुक्ति पत्र, सेवा अनुबंध और अन्य प्रशासनिक रिकॉर्ड शामिल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने यह पता लगाने की कोशिश तेज कर दी है कि क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया नियमों के तहत हुई थी या इसमें किसी तरह की अनियमितता हुई। बताया जा रहा है कि नियुक्त सभी कर्मचारियों की सूची जांच एजेंसियों को मिल चुकी है और अब हर नियुक्ति की अलग अलग जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार अविनाश शुक्ला से पूछताछ के दौरान जांच को कुछ नई जानकारियां मिली हैं। इसी बीच अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके हाथ में नोटों की गड्डियां दिखाई दे रही है। हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता और इसका जांच से सीधा संबंध अभी स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि वीडियो का इस मामले से कोई संबंध है या नहीं। सूत्रों का कहना है कि जांच का दायरा अब सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। कथित तौर पर ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया से पहले या बाद में किसी तरह का वित्तीय लेन देन हुआ था या नहीं। इसके लिए बैंक खातों, संपत्ति के रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अगर किसी संदिग्ध लेन देन के सबूत मिलते हैं तो उसे जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कथित तौर पर भर्ती के बदले पैसे लिए गए या नहीं, और यदि ऐसा हुआ तो वे पैसा किन किन लोगों तक पहुंचा। इसके लिए वित्तीय लेन देन की टाइमलाइन तैयार की जा रही है। खास तौर पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद बैंक खातों में हुए लेन देन की जांच की जा रही है। फिलहाल इस मामले में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और जांच अभी जारी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच विशेष जांच दल यानी SIT का कार्यकाल 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसियां अब चढ़ावे से जुड़े कथित मामलों के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया के हर पहलू की जांच पूरी करना चाहती है। आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ हो सकती है और जरूरत पड़ने पर नए दस्तावेज भी जुटाए जा सकते हैं। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में उससे जुड़े किसी भी मामले के निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बेहद अहम मानी जा रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां हर पहलू की जांच में जुटी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या इन आरोपों की पुष्टि होती है या नहीं। जांच पूरी होने के बाद ये पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे ही दी। तय समय से करीब 5 दिन की देरी के बाद आई इस बारिश ने राजधानी में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। भारत मौसम विज्ञान यानी IMD के मुताबिक मानसून अब उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में फैल चुका है और आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार देर रात दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। तय तारीख 27 जून से 5 दिन की देरी के बावजूद मानसून ने आते ही राजधानी को झमाझम बारिश की सौगात दी। कई हफ्तों से उमस और भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है और मौसम पूरी तरह से अब बदल चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के मुताबिक अब मानसून दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के इस बड़े हिस्से में फैल चुका है। वहीं अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, दक्षिण गुजरात और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। हालांकि सवाल ये है कि आखिर मानसून दिल्ली में देरी से क्यों पहुंचा। IMD के मुताबिक 2021 के बाद ये पहला मौका होगा जब दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई में दिल्ली पहुंचा। इससे पहले 2021 में मानसून 13 जुलाई को राजधानी पहुंचा था। लंबे समय तक चली गर्मी, लू और धूल भरी आंधियों के बाद अब मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने, मध्यम से तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्तर भारत में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश भी सामान्य तिथि से 6 दिन की देरी के बावजूद पूरी तरह मानसून की चपेट में आ चुका है। लेकिन जहां उत्तर भारत में बारिश राहत लेकर आई, वहीं पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में यही बारिश अब आफत बनती जा रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और कोंकण, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रत्नागिरी में बेहद भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया। IMD के मुताबिक बृहन मुंबई नगर निगम और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संवेदनशील इलाकों में संभावित बाढ़ को लेकर पहले ही सतर्क कर दिया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून और मजबूत हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जबकि 2 जुलाई से सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और तेज हो सकती है। राज्य में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। कई सड़कें बंद है और करोड़ों रुपए के नुकसान की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 4 धाम यात्रा मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और भूस्खलन संभावित इलाकों में प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में लगातार बारिश के बाद हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव कार्य जारी रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई घायल हैं और कुछ लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्यों में हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय देश भर में सक्रिय कई मौसम प्रणालियां मानसून को लगातार ताकत दे रही हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण गुजरात से कर्नाटक तक फैला ऑफ शोर ट्रफ
और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र आने वाले दिनों में बारिश को और तेज कर सकता है। ऐसे में जुलाई के पहले सप्ताह तक देश के बड़े हिस्से में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहने की संभावना है। यानी कहीं ये बारिश गर्मी से राहत दे रही है तो कहीं बाढ़, जल भराव और भूस्खलन जैसी चुनौतियां भी साथ लेकर आ रही है। और वही मौसम विभाग का कहना है कि देश भर में सक्रिय विभिन्न मौसम प्रणालियां मानसून को लगातार मजबूती दे रही हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक कहीं राहत की बारिश होगी तो कहीं भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में फिलहाल नजरें इसी पर टिकी हैं कि मानसून का ये दौर आगे और किन इलाकों को प्रभावित करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चल लौटते हैं। समाचार जगत में